नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं खेती किसानी की और साथ ही नई तकनीक के बारे में जानकारी देते हैं ताकि हमारे किसान उन तकनीकों का इस्तेमाल कर अपनी आय में वृद्धि कर सकें। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे हमारे किसान सोयाबीन का प्रसंस्करण कर सकते हैं। उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर, मिलवाएंगे आपको एक कामयाब किसान से जो कि मशरूम की खेती कर रहे हैं, और अंत में बताएंगे कि कैसे हमारे पशुपालक लाभ उठा सकते हैं पशुधन बीमा योजना से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली के पूसा में स्थित नास कॉम्प्लेक्स में, जहां पर पूसा कृषि विश्वविद्यालय का 60वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। क्या विशेष रहा इसमें, आइए डालते हैं नजर। शुक्रवार को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 60वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 60वें दीक्षांत समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। दीक्षांत समारोह और वार्षिक उत्सव यह किसी भी संस्थान के जीवन में उत्साह और उमंग लेकर आते हैं, और विशेष रूप से छात्र छात्राओं के लिए यह बहुत ही प्रेरक अवसर होता है। आज हम सब इसी प्रकार के एक उत्सवी कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं, जिन महानुभावों को आज अवार्ड प्राप्त हुए हैं, उपाधियाँ प्राप्त हुई हैं। मैं उन सब को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब शिक्षा को पूरा करते हुए आगामी जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, तो आपका भविष्य उज्जवल हो और जीवन में आप उन ऊंचाइयों को छुएं जिनको छूने में आपको भी प्रसन्नता हो, और आपका कृतित्व और व्यक्तित्व इस संस्थान के गौरव में भी और चांद लगाए। ऐसी मेरी इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि हमारा देश बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है। देश की यात्रा को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उन सब के साथ हम सब लोग भी लगातार इस दिशा में बढ़ रहे हैं। देश में विभिन्न क्षेत्रों में देश उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है, अपनी साख को बढ़ा रहा है, अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। यह हम सबके लिए शुभ संकेत है। साथ ही साथ जब हम अपने देश में कृषि व्यवस्था के बारे में विचार करते हैं, तो निश्चित रूप से हम और अधिक गौरवान्वित होते हैं। हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, किसान का परिश्रम
और हमारे वैज्ञानिकों का अनुसंधान ये इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित कर रहा है। कृषि हमारा मुख्य आधार है, इसलिए हमेशा यह प्रयत्न होना चाहिए कि अगर आधार मजबूत रहेगा तो बाकी चीजों को मजबूती प्रदान करने में हमें अधिक सुविधा होगी। जब कृषि क्षेत्र में काम करता है तो संस्थान से बच्चे जब निकलते हैं तो या तो वो मास्टर बनते हैं या वैज्ञानिक बनते हैं। कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि संस्थान कुछ किसान बनाने के लिए भी प्रयास करे। ये तो इतनी अच्छी शिक्षा आने वाले कल में किसी एक महाविद्यालय में, एक विश्वविद्यालय में सिमट कर रह जाती है, किसी एक संस्थान में सिमट कर रह जाती है। और हम अध्ययन करने के बाद ऐसा सोचते हैं कि अब हम साइंटिस्ट बन गए हैं तो लोग खेती करें, हम उनको ज्ञान देंगे। हमारा काम खेती करना नहीं है। तो अभी आपने देखी दीक्षांत समारोह की झलकियां। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं विज्ञान और किसान से। विज्ञान और किसान में आज हम बात करेंगे गोल्डन सीड के बारे में, जिसे एक दलहन और तिलहन दोनों रूप में इस्तेमाल किया जाता है और प्रोटीन के लिए भी ये जाना जाता है। आइए बताते हैं कैसे हमारे किसान इसका प्रसंस्करण कर और अधिक लाभ कमा सकते हैं। देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। सोयाबीन में करीब 40% प्रोटीन के अलावा दूसरे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। यही वजह है कि इसे पोषण की खान कहा जाता है। इसकी उपज के मामले में भारत 5वें नंबर पर है और यहाँ हर साल करीब 98 लाख टन सोयाबीन की पैदावार हो रही है। इसमें से भी 88% सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में की जाती है। बाकी 12% छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होती है। सोयाबीन से निकला तेल खाना बनाने में काम आता है, जबकि खली शाकाहारियों के लिए मांस का बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है। सोयाबीन से नगेट्स यानी बड़ी, मिल्क, प्रोटीन, आटा, टोफू, लेसिथिन और बिस्कुट बनाए जाते हैं। भारत में सोयाबीन का प्रसंस्करण उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। प्रसंस्करण के लिए सबसे पहले सोयाबीन को छानकर मिट्टी और कचरा अलग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ ये पूरी तरह साफ नहीं हो पाती, बल्कि मशीनों में ले जाकर कंकड़, पत्थर, डंठल, छिलका और छोटे दानों को अलग करना पड़ता है। इसके बाद इसकी दाल बना लेते हैं और सेपरेटर में ले जाते हैं। ये मशीन दाल से छिलके को अलग कर देती है। अब बिना छिलके वाली दाल को ट्रैकर में डालकर इसके टुकड़े करते हैं, जिन्हें कुकर में डालकर मुलायम कर लेंगे और एक अन्य फ्लेकर मशीन में ले जाकर फ्लेक्स बना लेते हैं। फ्लेक्स को एक्सपेंडर में ले जाकर केक बनाया जाएगा। केक को एक और मशीन में भेजते हैं और हेक्सीन छिड़ककर तेल निकाला जाता है। फिर डिस्टिलेशन करके तेल को अलग और हेक्सीन को अलग कर लिया जाता है। यहाँ से ये तेल रिफाइनरी में जाएगा और रिफाइंड बनकर बाहर आएगा। इसके बाद फिल्टर करके तेल को पैक कर देंगे। तेल निकालने के बाद जो खली बचती है उसे डी ऑयल केक भी कहते हैं। इसे ग्रेडिंग करके बोरियों में पैक कर देते हैं। खली 3 तरह की होती है। जनरल डीओसी को पशु आहार में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुछ कम प्रोटीन होता है। ज्यादा प्रोटीन वाली खली मछली पालन और बच्चों के आहार में इस्तेमाल होती है। तीसरी एंटोस्टेड ग्रिड खली होती है, जो सोया बड़ी बनाने में काम आती है। दूसरी ओर सोयाबीन उत्पादक राज्यों में बहुत सी प्रसंस्करण इकाइयां लगी हैं और इनका फायदा किसानों को भी मिल रहा है। भारत में कुपोषण बड़ी समस्या है। सोयाबीन का नियमित इस्तेमाल इस समस्या से लड़ने में कारगर हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि गजब की पौष्टिकता के बावजूद सोया उत्पादों के बारे में अभी लोग पूरी तरह जागरूक नहीं हैं।
तो ये था हमारा आज का विज्ञान और किसान, जिसमें हमने आपको बताया कि सोयाबीन का प्रसंस्करण कर कैसे हमारे किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। छोटा सा ब्रेक। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। आज के समय में हमारे किसान परंपरागत खेती के साथ कुछ नया करना चाहते हैं और वो किसान जिनके पास कम भूमि है उनके लिए मशरूम की खेती किसी वरदान से कम नहीं है। हमारे आज के कामयाब किसान हिमाचल प्रदेश के सोलन से संबंध रखते हैं और इनका नाम है विनोद ठाकुर। कैसे इन्होंने मशरूम की खेती की और आज के समय में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, अन्य किसान भी उनको देखकर सीख ले रहे हैं। आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की कहानी हमारी इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले को मशरूम सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का मशरूम शहर कहा जाता है।
इसकी पहली वजह है यहाँ मशरूम की बहुत ज्यादा पैदावार होना और दूसरी वजह खुम्ब अनुसंधान निदेशालय का यहाँ स्थित होना। यही सोलन के एक छोटे से गांव बेर की शेर में विनोद ठाकुर का जन्म हुआ था। इन्होंने स्नातक तक शिक्षा हासिल की। पढ़ाई के बाद वे नौकरी करने के बजाय खेती में अपना भविष्य ढूंढने लगे और पूरे मन से वे खेती के काम को करने लगे। विनोद ठाकुर परंपरागत खेती के अलावे मशरूम की खेती में रुचि लेने लगे। वर्ष 1980 से 81 में अपने ही घर के एक कमरे में 25 ट्रे के साथ मशरूम की खेती करनी शुरू की। उस समय इनके हालात ऐसे थे कि उनके पास मजदूर रखने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उनका ये प्रयोग सफल रहा। विनोद ठाकुर को अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशरूम मैन के नाम से जाना जाता है। मशरूम ही उनकी पहचान है। एक किसान पुत्र विनोद ठाकुर ने खेती की परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए मशरूम की खेती को अपनाया और लगभग शून्य से अपना सफर शुरू करा। आज मशरूम के प्राय बन चुके विनोद ठाकुर ने मशरूम की महज खेती ही नहीं की बल्कि उन्होंने इसके विपणन को भी नए आयाम दिए हैं। एक कमरे से शुरू मशरूम उत्पादन का सफर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 30 कमरों तक पहुंच गया। खेती बढ़ी तो मुनाफा भी बढ़ता चला गया। इन्होंने अब अपनी खेती को रफ्तार दिया। मशरूम के साथ साथ वे टमाटर, मटर और मक्के की खेती भी करने लगे। साथ ही अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए डेयरी फार्म का काम भी शुरू कर दिया। आधुनिक तकनीक और खेती की दुनिया में हो रहे प्रयोगों को जानने व समझने वाले विनोद ठाकुर ने खाद बनाने का काम भी शुरू किया और इसके लिए इन्होंने 12-12 टन वाले 2 कंपोस्ट यार्ड का निर्माण किया। विनोद ठाकुर के पास आज हर काम को करने के लिए मजदूर हैं, लेकिन वे सभी काम अपनी निगरानी में स्वयं करवाते हैं। बड़े नाफशत से इन मशरूम को इकट्ठा किया जाता है। पानी से अच्छी तरह धो और सुखाकर मशरूम को प्लास्टिक के छोटे लिफाफे में बंद किया जाता है और इसके बाद इन्हें बड़े डब्बों में पैक किया जाता है। इस सारे काम का विनोद ठाकुर महीन निरीक्षण करते रहते हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। यही कारण है कि उन्हें इस क्षेत्र में सफलता मिली है। 1997 में विनोद ठाकुर ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और सहकारी संगठन की मदद से खेती की इकाइयों को वातानुकूलित इकाइयों में बदल दिया। आज उनके प्रयास वातानुकूलित तथा सामान्य खेती इकाइयां हैं और वे प्रतिवर्ष 170 टन मशरूम की पैदावार करते हैं। इस कामयाबी को स्थानीय किसानों से साझा किया है और अन्य किसानों को भी मशरूम की खेती के लिए प्रोत्साहित किया है। मशरूम उत्पादन में इनके योगदान और किसानों को नई दिशा देने के लिए सरकार ने इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा है। तो ये थे हमारे आज के कामयाब किसान। आशा करते हैं कि अगर आप भी मशरूम की खेती करने का मन बना रहे हैं तो ज़रूर इस रिपोर्ट को देखकर, इस कहानी को देखकर आप कुछ न कुछ सीख लेंगे। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்।
इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको बताते हैं कृषि जगत के तमाम हलचलों के बारे में। भारत में पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ाने में सरकार लगातार किसानों के साथ खड़ी हुई है और ऐसी योजनाएं लेकर आ रही है ताकि हमारे पशुपालक आत्मनिर्भर बन सके, उनकी आय में वृद्धि हो सके। ऐसी ही एक योजना है पशुधन बीमा योजना। इससे हमारे पशुपालकों को सहारा मिलता है और बड़े आर्थिक नुकसान से भी वो बचे रहते हैं। कैसे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में विस्तार से। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के किसान मुख्य रूप से खेती और पशुपालन करते हैं, जिसके लिए समय समय पर उन्हें सरकार द्वारा मदद की आवश्यकता होती है। ऐसे में हमारे देश की सरकार भी किसानों को खेती और पशुपालन के क्षेत्र में नई नई योजनाओं की सौगात देकर सहायता प्रदान करती है। जिस प्रकार खेती में मदद के लिए फसल बीमा योजना बनाई गई है, उसी तरह सरकार ने पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना पशुधन बीमा योजना बनाई है। केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित इस योजना की शुरुआत साल 2005-06 में की गई है। शुरुआत में 100 जिलों को ही इसमें शामिल किया गया था। 2008-09 में 100 और जिलों को इससे जोड़ लिया गया। संकर किस्म के अधिक उत्पादन वाले मवेशी और भैंस इस योजना के अंतर्गत रखे गए थे। बाद में देशी मवेशी, याक और मिथुन को भी इससे जोड़ दिया गया। इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, पशु की मृत्यु या रोग हो जाने पर नुकसान की भरपाई करना और दूसरा, पशुधन और उसके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार। किसान भाइयों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार प्रीमियम पर 50% की छूट दे रही है। इसका मतलब आधा प्रीमियम पशुपालक को देना है और आधा केंद्र सरकार जमा कर देगी। गरीबी से नीचे रहने वाले पशुपालकों, अनुसूचित जाति और जनजाति और दूसरे कमजोर वर्गों के लिए सब्सिडी ज्यादा है। हर पशुपालक अधिकतम 2 पशुओं पर 3 साल तक का बीमा करा सकता है। ये योजना गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में संबंधित राज्य पशुधन विकास बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। बीमा करने के बाद पशुपालक अगर पशु को बेचता है तो वो बीमा पॉलिसी नए मालिक को स्थानांतरित करनी होगी। बीमे के भुगतान को आसान बनाने के लिए, ताकि पशुपालक को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, दावे के लिए पशु का ईयर टैग और पशुपालक का आधार कार्ड जरूरी है। आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 15 दिन के भीतर बीमा राशि मिल जाएगी। दावा करने के बाद सर्टिफिकेट जारी करने का काम ग्राम पशु चिकित्सक करते हैं। सरकारी पशु चिकित्सक उपलब्ध न होने पर निजी चिकित्सक से भी काम लिया जा सकता है, लेकिन उसका पंजीकरण पशु चिकित्सक परिषद में होना जरूरी है।
जाना आपने कि कैसे पशुधन बीमा योजना से हमारे पशुपालक अपने पशुओं का बीमा करा सकते हैं। इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि अब आप कृषि दर्शन हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल से। हमें आपके ईमेल्स और पत्रों का भी इंतज़ार रहता है। अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई सवाल है, कोई राय है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें, कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें रहता है इंतज़ार। आशा करते हैं कि आप हमें ज़रूर पत्र लिखेंगे और अपने सुझाव हम तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम से हमारे किसानों को ज़रूर लाभ मिलेगा। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।